to write down that परिभाषा लिखने के लिए अलंकार पाठ को आगे बढ़ाते हुए बच्चे कल सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। कल हमने किया था शब्दालंकार। शब्दालंकार से शुरू करते हुए हमने अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार कल कर लिया था। यमक अलंकार हो गया था आपका ना? वेरी गुड। तो आज हम करेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का क्या अर्थ है सबसे पहले ये जानेंगे। एक मिनट। हाँ, कैन यू सी द बोर्ड? सबसे पहले अलंकार क्या होता है? श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी कि एक शब्द के अनेक अर्थ जहां पर चिपके होते हैं। जब काव्य में कोई शब्द एक बार आए और उसके कई सारे अर्थ प्रकट हों तो वो श्लेष अलंकार के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया बच्चा? अभी तक पहले क्या हमने पढ़ा था? Riyansh and Lakshya are coming now. They are always late. Just give me 1 minute. Riyansh. अभी तक हमने पढ़ा था कि एक शब्द दो जगह आता है जब, और उसके मीनिंग भी अलग अलग होते हैं, तो वो आता है किसके अंदर? यमक अलंकार के अंतर्गत। और श्लेष अलंकार के अंतर्गत एक ही शब्द होता है मगर उसके कई सारे अर्थ होते हैं, उसको हम कहते हैं श्लेष अलंकार। अब यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहला उदाहरण है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस परिभाषा अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। कॉपी में साथ ही साथ नोट करते जाओ बेटा। अर्थात एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके होते हैं। जब काव्य में कोई शब्द एक बार आए और उसके एक से अधिक अर्थ प्रकट हो तो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर बच्चा? यस मैम। वेरी गुड। पहला उदाहरण यहाँ पे हम देखते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष टूट। अब हम यहाँ पे अगर देखें, पानी का यहाँ पे कितने सारे अर्थ हैं। मोती शब्द में पानी का अर्थ चमक से है, क्योंकि मोती चमकता है। मोती शब्द का पानी से अर्थ चमकने में है। मानुष शब्द का अर्थ इज्जत के रूप में आता है पानी। और चून यानी आटा, पानी शब्द जल के रूप में आता है यहाँ पे। तो पानी के यहाँ पे ये तीन अर्थ हैं जो आपको बताए गए हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, यहाँ पे देखो, मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। यहाँ पे कलियां जो वर्ड है, इस काव्य की पंक्ति में कलियां का दो अर्थ है। पहला कलियां का अर्थ है फूल खिलने से पहले की अवस्था, जब कली होती है। कली खिल के ही अगले दिन फूल बनती है ना बेटा। तो पहले अर्थ है कली का, और दूसरा है यौवन आने से पहले की अवस्था। जब यंग होते हैं बच्चे, उससे पहले की अवस्था जो होती है उसको यहाँ पे कलियों का रूप दिया गया है, कलियां। क्लियर? हाँ, चलो, ये आपको दो उदाहरण आ गए समझ, ये आगे और बताऊं मैं। क्लियर है? मैं आपको एक्स्ट्रा 2-3 उदाहरण बता देती हूँ, लिख लीजिए। लिखिए इंपॉर्टेंट उदाहरण। लिखो बेटा। मंगन को देखी, मंगन म बिंदु ग, मंगन को देखी, पट देता बार बार। मंगन को देखी, पट देता बार बार। अब यहाँ पे बच्चे पट शब्द है। मंगन यानी मांगने वाले को, ठीक है, मांगने वाले को देखकर पट देता बार बार। यहाँ पट शब्द के दो अर्थ आते हैं। एक तो पट होता है
जिसको हम वस्त्र कहते हैं, और दूसरा पट होता है दरवाजा। ठीक है, दरवाजे को भी पट कहते हैं। अब नेक्स्ट एक और लिख लिए, जो रहीम गति दीप की, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बारे उजियारो करे, बाड़े अंधेरो होए। अब यहाँ पे देखो, बारे शब्द का भी दो अर्थ है। बारे का अर्थ है एक तो बचपन में, और दूसरा अर्थ है जलाने पर बारे। ठीक है, और बड़े का अर्थ भी दो है, एक तो होता है आगे बढ़ने पर और दूसरा होता है बुझने पर। हम कहते हैं ना जोत बढ़ गई, यानी कि जोत बुझ गई। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द के दो अर्थ होने से ये श्लेष अलंकार के अंतर्गत आ जाते हैं। क्लियर? मैम मैम प्लीज रिपीट द सेकंड सेंटेंस अगेन। अच्छा, सेकंड दोबारा कर देती हूँ, लिखो, जो रहीम गति दीप की, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरा होए। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। अब हम आते हैं अर्थ अलंकार की ओर। यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे, फिर उसके भेद को समझेंगे। अर्थ अलंकार का, यहाँ पे देखिए, अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकार ही अर्थ अलंकार कहलाते हैं। ये भी परिभाषा अपनी कॉपी में आप लिखेंगे। अर्थ अलंकार की परिभाषा, अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकार ही अर्थ अलंकार कहलाते हैं। इस अलंकार में अर्थ के मध्य से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि आ जाती है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, अर्थ अलंकार के 5 भेद हैं। 5 भेद कौन से हैं? पहला हो गया आपका उपमा अलंकार, दूसरा हो गया रूपक अलंकार, तीसरा हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा हो गया अतिशयोक्ति अलंकार, और पांचवा हो गया मानवीकरण अलंकार। तो ये 5 अर्थ अलंकार के भेद हैं। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला उपमा अलंकार। ठीक है, अब ये उपमा अलंकार क्या है, सबसे पहले इसको जानेंगे। यहाँ पे देखो बेटा, जब ये भी आप लिख लीजिए, आपने ये लिख लिया, 5 भेद लिख लिए, अर्थ अलंकार के 5 भेद लिख लिए कॉपी में, नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए। अब आप लिखेंगे उपमा अलंकार और उसकी परिभाषा। जब काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु की या व्यक्ति की उपमा किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाए तो उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं, उसकी उपमा दें। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, पीपर पात सरिस मंडोला। यहाँ पे देखो, पीपर पात यानी कि पीपल का पत्ता, सरिस पीपल के पत्ते जैसा, उसकी तरह, मन डोला हमारा मन डोला, जैसे हवा चलती है पीपल का पत्ता डोलता है, उसी तरह हमारा मन भी डोला। तो यहाँ पर किसकी तुलना किससे की गई है, किससे बताओ? मैम पीपल के पत्ते की हमारे मन से। ठीक है ना? अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा? अच्छा, सबसे पहले एक चीज तो मैं भूल गई आपको बताना, ये जो उपमा अलंकार है इसके भी
यहाँ पे आपको मैंने बता दिया था ना, उपमा अलंकार के सॉरी फॉर द इंटरप्शन बेटा। हाँ जी, यहाँ पे आप देखो, उपमा अलंकार के भी कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। सबसे पहला है उपमेय, सबसे पहला है उपमेय, सेकंड है उपमान, थर्ड है आपका वाचन शब्द, थर्ड है आपका वाचन शब्द, और थर्ड वाचन शब्द, who is there? Mute yourself. कुछ नहीं कर रही। Mute yourself. Who is there? रोटी, सेवैया, Vaishnavi. Mute yourself. सेवई बनाई खीर। I think you should be very particular about all these things. Clear? समझ आ गई? अपने आप को देख लिया करो कि म्यूट हो या नहीं हो। चलिए, तो मैं आपको बता रही थी, 2 उपमा अलंकार के आपके 4 अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं? पहला लिखिए, पहला है उपमेय। उपमेय जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता बताई जाती है, उपमेय कहलाता है। जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता बताई जाती है, उपमेय होता है। और दूसरा उपमान, लिख लिया आपने नोटबुक में? नेक्स्ट है उपमान, जिस वस्तु से समानता बताई जा रही हो वह वस्तु उपमान कहलाती है। जिस वस्तु से समानता बताई जा रही हो उपमान कहलाती है। तो हम जिस व्यक्ति की तुलना करते हैं वो उपमेय है, और जिस वस्तु से तुलना करते हैं वो उपमान है। नेक्स्ट है आपका साधारण धर्म, थर्ड अंग है साधारण धर्म। ये क्या है? ये वह सामान गुण या धर्म है। लिखिए, वह समान गुण या धर्म है जिसके आधार पर समानता बताई गई हो। जिसके आधार पर समानता बताई गई हो। अब आता है लास्ट में 4th अंग आता है वाचक शब्द। वाचक शब्द, ठीक है। अब वाचक शब्द क्या है बेटा? वाचक शब्द आपका है, लिखिए, समानता को बताने वाला शब्द ही वाचक शब्द होता है। समानता को बताने वाला शब्द ही वाचक शब्द होता है। जैसे सरिस, सा, और क्या हो सकता है? सरिस, सा, से। क्लियर? ये शब्द है वाचक शब्द। चलो, अब हम इसको पढ़ते हैं। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। आपने ऊपर वाला उदाहरण पढ़ लिया था, ये वाला, ये नहीं हुआ था ना अभी। पीपर पात सरिस मन डोलत, यानी कि यहाँ पे मन की तुलना किससे की जा रही है? पीपल के पत्ते के समान। तो यहाँ पे उपमेय क्या होगा? क्या होगा बेटा उपमेय? जिसकी उपमा दी जा रही है और वो है मन, ठीक है। और उपमान क्या होगा? जिस वस्तु से की जा रही है, यानी कि पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता।
और यहाँ पे समान धर्म क्या होगा? उपमेय उपमान की वह विशेषता जो दोनों को एक समान बता रही है, यानी कि डोलना, जैसे पीपल का पत्ता डोलता है ठीक उसी प्रकार मन भी डोलता है। ठीक है ना? तो मन की तुलना जब पीपल के पत्ते से हमने की है तो कौन सी विशेष वस्तु है जिससे की है? डोलना। ठीक है, जैसे पत्ता डोलता है वैसे मन डोलता है, तो ये आपका हो गया समान धर्म या दोनों का गुण हो गया। पत्ता भी डोलता है, मन भी डोलता है, तो एक ही गुण है दोनों का। नेक्स्ट आपका आता है वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या है? वो शब्द जो उपमेय और उपमान की समानता प्रकट करता है, दोनों का संपर्क बिठाने का काम करता है, वो है सरिस, सा, और इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? सा, सम, सी, सरिस, इव। ठीक है, समाना, ये शब्द आते हैं वाचक शब्द के अंतर्गत। ठीक है, सा, सम, सी, सरिस, इव, समाना। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया बच्चा? यस मैम। वेरी गुड। अब नेक्स्ट आपका आता है हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेर, हुई राख की ढेरी सी। यहाँ पे बच्ची की तुलना किससे की जा रही है? फूल से। फूल के साथ की जा रही है, तो उपमेय हो गया बच्ची और उपमान हो गया फूल, क्योंकि बच्ची की तुलना फूल से की जा रही है। और दोनों का साधारण धर्म क्या है? दोनों में समानता क्या है? कोमल। कि दोनों ही कोमल है। क्लियर? दोनों ही कोमल है। और वाचक शब्द क्या है जो दोनों में संपर्क बिठा रहा है? सी, फूल सी। ठीक है, जैसा फूल कोमल है वैसे ही बच्ची कोमल है, तो ये शब्द सी जो है ये आपका हो गया वाचक शब्द। क्लियर है बच्चा? यस मैम। अब नेक्स्ट चलते हैं, निर्मल तेरा नीर अमृत सम उत्तम है। अब यहाँ पे देखो बेटा, निर्मल तेरा नीर अमृत सा उत्तम है। यहाँ पे जितनी भी हमारी नदियां हैं, हमारी मातृभूमि पर जितनी भी नदियों का जल है उसकी तुलना अमृत से की गई है, उसकी तुलना अमृत से की गई है। तो यहाँ पे उपमेय क्या होगा? किसकी तुलना? पानी की तुलना की गई है, नीर, निर्मल तेरा नीर, तो नीर हो गया उपमेय, और उपमान हो गया जिससे तुलना की जा रही है, यानी कि अमृत। ठीक है, और दोनों में क्या समानता है? कि पानी भी उत्तम है और अमृत भी उत्तम है, तो साधारण धर्म हो गया उत्तम। और दोनों को संपर्क बिठाने वाला शब्द क्या है? वाचक शब्द, यानी कि सम। ओके, क्लियर है बच्चा? ठीक है ना? नेक्स्ट है तब तो बहता समय शीला सा जम जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका आ गया बहता समय। बहता समय की तुलना किससे की है? शीला सा जम जाएगा, यानी पत्थर। शिला क्या है? पत्थर। पत्थर के साथ तुलना की है कि जैसे पत्थर जमा हुआ है वैसे ही बहता हुआ समय भी जम जाएगा। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे उपमेय क्या हो गया? समय, क्योंकि समय की तुलना की जा रही है शिला के साथ, और जिसके साथ की जा रही है यानी शिला हो गया उपमान। और दोनों का गुण क्या बताया है? समय भी जम जाएगा और यानी कि ठहर जाएगा, जैसे पत्थर जमा हुआ है, ठहरा हुआ है एक जगह। तो दोनों का साधारण गुण धर्म हो गया जम जाना। और वाचक शब्द फिर वही आ गया सा। क्लियर है? यस मैम। अच्छा, अब यहाँ पे है उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। यहाँ पे उषा की तुलना जय लक्ष्मी से की जा रही है, तो उपमेय हो गया उषा, उपमान हो गया लक्ष्मी, साधारण धर्म दोनों का हो गया उदित होना।
और वाचक शब्द वही सी। वाचक शब्द तो सब में ज्यादातर वही आते, सा, सा, सी, सारे से समाना। ठीक है, फिर है, लिख लिया सबने? मैं आपको दो चार इंपॉर्टेंट आपको मैं वाक्य लिखवा रही हूँ, लिखिए, लिखो बेटा। लिखो, फर्स्ट लिखो, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। ये जो दो मैं आपको लिखवा रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टीले की तुलना हाथी से की जा रही है, तो टीला क्या हुआ? उपमेय। हाथी क्या हुआ? उपमेय, उपमान। साधारण धर्म क्या हुआ? मखमल के झूल, है ना? और वाचक शब्द क्या हुआ? सा। एक और लिख लो, हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से। यहाँ पे बच्चे लिखो, यहाँ पे हरि कौन है? ईश्वर को कहा गया है, और पद क्या है? चरण, ठीक है, उनके पैर। तो हरि के चरणों की तुलना किससे की गई है? कोमल कमल से, यानी कि कमल से। ठीक है, तो हरि पद क्या हो गए बेटा? उपमेय के उपमान। और उपमान क्या हुआ? आम कोमल कमल ना 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 ना, सिर्फ कमल। कमल। हाँ, क्योंकि जो कोमल शब्द है वो तो गुण है, दोनों का गुण है। हरि के पैरों का, चरणों का भी, कि हरि के चरण भी कोमल है और वहां पे कमल भी कोमल है, तो दोनों का एक जैसा साधारण गुण है, वो है कोमल। तो साधारण धर्म में आ जाएगा कोमल। और वाचक शब्द क्या है बेटा? से। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है सबको? तो हमने देख लिया कि किस प्रकार श्लेष अलंकार हुआ, और उसके बाद हमने शुरू किया अर्था अलंकार। अर्था अलंकार के अंतर्गत आज हमने पढ़ा उपमा अलंकार। क्लियर बेटा? अब नेक्स्ट पर Yes. आते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जब रूप गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है, तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। कैसे कहते हैं रूपक अलंकार? क्या है रूपक अलंकार? रूपक अलंकार वहां होता है जहां पे प्रस्तुत और अप्रस्तुत में बहुत अधिक समानता होने के कारण, यानी कि एक जैसे रूप लगने के कारण दोनों को एक ही समझा जाने लग जाता है, वो होता है रूपक अलंकार। क्लियर है? क्लियर है बेटा? जहां Yes, पे ma'am. कई बार आपने देखा होगा ट्विंस भाई बहन होते हैं या बहनें होती हैं, दोनों ट्विंस, तो दोनों एक जैसे लगने लगते हैं, एक जैसे लगते हैं ना शक्ल में। Yes, ma'am. एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको मैं। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। इसके भी वो लिख लो बेटा, परिभाषा लिख लीजिए अपने कॉपी में। कॉपी में लिख लो, जब रूप गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है, तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। और उन दोनों को अलग करना मुश्किल हो जाता है, वो दोनों एक ही लगने लगते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण आपका आता है, चरण कमल बंदी बंदो हरि राय। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, लिखो बेटा, लिखिए।
चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। यानी कि कमल के समान चरण, कमल रूपी चरण। तो यहाँ पे उपमेय हो गया चरण और उपमान हो गया कमल। अब उन दोनों को एक ही कहा गया है। यहाँ पे सा, सी या समान ये सब कुछ भी नहीं लगा हुआ है, सीधा बोला है चरण कमल बंदो हरि राई। यानी कि कमल जैसे पैर, दोनों को एक ही बना दिया है, इतने कोमल। वहां पे आपको सी, सा, सरिस ये सब लगाया गया था ना उपमा अलंकार में। यहाँ पे सीधा दोनों को एक ही रूप दे दिया गया है, यानी कि पैर को कमल का रूप दे दिया है, और इसलिए यहाँ पे उपमेय हो गया चरण और उपमान हो गया कमल। ये आपका हो गया रूपक अलंकार। क्लियर? नेक्स्ट एक और, Yes. नेक्स्ट एक और लिखिए बच्चा, यहाँ पे देखो। नेक्स्ट आपका हो गया, देखिए मुनिपद, ये तो हो गया ना शायद। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, यानी कि मुनि के चरण और कमल दोनों को एक ही बनाने का आरोप दिया गया है। यहाँ पे उपमेय हो गया मुनि के चरण और कमल हो गया उपमान। टाइम इज वेरी लेस। गॉट इट? गॉट इट बच्चा? समझ आ गई? तो यहाँ पर दोनों को Yes, sir. रूप दे दिया जाता है, वो होता है रूपक अलंकार। यानी कि इतनी अत्यधिक समानता होती है दोनों में कि उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप होता है, और उसे ही रूपक अलंकार कहते हैं।